हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक कर दिया था और पार्ट 2 तक भी कर दिया था, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम में हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 4, ठीक। अब चैप्टर नंबर 4 में हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ठीक, चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो अब व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की अनुगमनी है। ठीक, पतंजलि ने कहा था व्याकरण शब्दानुशासन है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वो है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध लिखते हैं। व्याकरण उसे कहते हैं, क्योंकि व्याकरण नहीं होगी तो हम शुद्ध कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम किसी लड़की के लिए प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, वह जाती है। ठीक है, और हम स्त्रीलिंग के लिए ये तो नहीं बोलते ना वह जाता है, वह जाती है, तो वो शुद्ध होगा। इस प्रकार है ना, हम शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं। पहले भाषा का विकास होता है, तब उसका व्याकरण बनता है। देखो, पहले कोई ना कोई भाषा होगी तभी तो उसकी व्याकरण बनेगी। मान लो पहले अगर इंग्लिश भाषा होगी, अगर हिंदी भाषा होगी तभी तो उसकी व्याकरण बनेगी हिंदी की। अगर हिंदी भाषा ही नहीं होगी तो व्याकरण कहाँ से आएगी। भाषा शिक्षण में व्याकरण जानना अनिवार्य है। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के प्रयोग से ही शब्द से पढ़ना, पढ़ो से वाक्यांश तथा वाक्यांशों से वाक्य बनता है। वर्ण किसे कहते हैं? देखो, वर्ण जैसे कि क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ठीक है, क ख ग, ये क्या हो गया? ये होगी वर्ण। ठीक है, तो इन वर्ण जो है ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। सबसे छोटी तो होगी ना क, इससे छोटा भी क्या होगा, है ना। तो वर्णों के प्रयोग से ही शब्द बनते हैं। जैसे शब्द कैसे बनेंगे? अब मान लो एक वर्ण है क और हमने दूसरा वर्ण मिला दिया वह, तो कम, तो ये क्या हो गया? ये शब्द हो गया ना। तो इस तरह से वर्णों के प्रयोग से ही शब्द बनते हैं। शब्द से हम पढ़ते हैं। अब मान लो कम लिख दिया, ठीक है, ये हमने बनाया वर्ण के प्रयोग से। कैसे? कै प्लस म करके। ठीक, अब कम बन गया, तो जब शब्द बना तभी तो हम इसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ो से ही वाक्यांश। ठीक है, तो शब्द से क्या बनते हैं? पद। अब पदों से ही क्या बन रहे हैं? वाक्यांश। ठीक, तो पद भी बन गए। वाक्यांश मतलब एक लाइन में कम खाना खाओ। ठीक, तो वाक्यांश और वाक्यांशों से वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार एक से एक बनते चले जाते हैं, है ना। हम इसे क्रम से भी बोल सकते हैं कि पहले जो है ये, एक मिनट, पहले शब्द बनते हैं, फिर पद बनते हैं, फिर वाक्यांश बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार 3, 4। व्याकरण के 3 रूप हैं। ठीक है, तो 3 रूप कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं हम व्याकरण के 3 रूप और उनको डिटेल में भी देखते हैं। औपचारिक व्याकरण। ठीक, नंबर 1 औपचारिक व्याकरण यानी फॉर्मल। इसमें व्याकरण की पुस्तक से व्याकरण के भेद, उपभेद आदि का ज्ञान कराया जाता है। किसमें? औपचारिक में। ठीक है, अब अनौपचारिक या व्यवहारिक व्याकरण बात एक ही है। ठीक है, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, लेकिन आपको दोनों नेम याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची तरीके से पूछने लगे अब। इसमें वाक्य अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण बताया था आपको, पीछे पीछे बोलता है बच्चा। ठीक है, उस प्रकार से सीखते हैं। विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षण व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, यह किसका मत है? अनेक विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षण जो है व्यवहारिक होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले। अब देखते हैं लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं।
मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित होता है जिसे उसने पहले से सीखा हो तथा उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो। ठीक है, पूर्ण पंडित मतलब मनुष्य जो है किसी भी भाषा में तभी वो एक बहुत अच्छा होता है, तभी वो पूर्ण पंडित मतलब जैसे पंडित हो ना संस्कृत का पूरा ज्ञान होता है, तो ऐसे ही उसे पूरा ज्ञान तभी होता है जब उसने वो भाषा पहले सीखी हो और बाद में उसका व्याकरण को सीखा हो, है ना। तो प्रासंगिक व्याकरण नंबर 3, भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं। व्याकरण की शिक्षा अलग क्लास में ना देकर भाषा के गद्य की क्लास में ही दी जाती है। देखो अब इसमें ये कह रहा है कि मान लो प्रासंगिक व्याकरण है, इसमें हम बच्चे को गद्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कोई भी पद्यांश पढ़ा रहे हैं, गद्यांश पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तो गद्यांश के लिए गद्यांश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बीच बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, जो टफ आते हैं, जिसे हमें लगता है कि इसका नियम बताना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से आया है, क्यों आया है, ठीक है, तो हम उसको तुरंत बताते चलते हैं ना, है ना, कि ये यहाँ पे ये इसलिए है, यहाँ पे ये है, इसका मीनिंग ये वो है। तो ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ हम करते हैं, उसके लिए हम कोई अलग से क्लास नहीं लेते। क्या जो गद्यांश के बीच में आते हैं वर्ड कुछ जिसके हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या हम उसकी अलग से क्लास लेते नहीं, हम उसी ही क्लास में उसे कराते हैं, है ना। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, व्याकरण शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति रुचि पैदा करती है। ठीक है, अगर हमारी व्याकरण अच्छी होगी, मान लो हमें किसी शब्द का किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो हमारा हिंदी है, अगर हमें हिंदी के व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान है, या हम उसे सीख रहे हैं, तो तभी तो हमारे उसके अंदर रुचि होगी। अच्छा इसमें ये क्यों है, मान लो हमें संधि थोड़ी बहुत आती है, तभी तो हम संधि में रुचि लेंगे कि हाँ मैं इसे करूँ। तो वो है पॉइंट नंबर 2, यह भाषा को गुण दोषों की परख करने योग्य बनाता है। देखो व्याकरण होगा, जब हम व्याकरण करेंगे किसी भी वर्ड का, तो तभी तो उसके गुण और दोष निकलेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है ना, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। तो वही तो शुद्ध को शब्द या अशुद्ध कर बताते हैं। जैसे कि मान लो मम्मी जा रही है या मम्मी जा रहा है, कौन सा शुद्ध है ना, ऐसे। या मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना। जो व्याकरण होती है, नए नए वर्ड भी तो निकल के आते हैं, जब हम व्याकरण करते हैं, वर्ड को तोड़कर नया शब्द बनाते हैं, जोड़ते हैं, जैसे कि संधि करते हैं, बहुव्रीहि समास करते हैं, तो उसमें नया शब्द निकल कर आता है ना, तीसरा ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक लेखन में अभिव्यक्ति का आधार स्तंभ बनाती है, यानी कि रचनात्मक रूप देती है। व्याकरण एक नया नियम रचना करना सिखाती है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की विधि, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अध्यापक कक्षा में शब्द का शुद्ध उच्चारण करे और उसके लिंग वचन सही हो, वह मातृभाषा हिंदी ही हो। ठीक है, अध्यापक जो है शब्द का शुद्ध उच्चारण करें, ठीक है, और लिंग वचन का सही प्रयोग करें और मातृभाषा हिंदी ही हो। प्राथमिक स्तर पर विधिवत व्याकरण शिक्षण न देकर शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर। उसे ज़्यादा व्याकरण वगैरह नहीं देना चाहिए कि ये वाक्य बनाओ, वो वाक्य बनाओ, ये क्यों है, वो क्यों है। बच्चों के शुद्ध उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा शुद्ध उच्चारण को ठीक से बोले, है ना। प्राथमिक स्तर पर बालक व्याकरण को अनुकरण से सीखता है और माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा। ठीक है देखो
अनुकरण से सीखना, वही बच्चा पीछे पीछे बोलता है। प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा ऐसे सीखता है ना कि हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तब बच्चा ए फॉर एप्पल बोलेगा। वो खुद थोड़ी ना बोल देगा, उसे खुद क्या पता है ए फॉर एप्पल है या ए फॉर एंट है ना। वो तो हम उसे बताएंगे तभी तो वो पीछे पीछे बोलेगा। तो ये है। अब आता है माध्यमिक स्तर। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा हम पढ़ते हैं। कक्षा 2 से 3 के पश्चात बालकों को व्याकरण के नियम उदाहरण से समझाने चाहिए। बच्चों को जो है, अगर बच्चा छोटा है, क्लास 2 और 3 का है, तो बच्चों को हमें क्या करेंगे, व्याकरण जो है उदाहरण से समझाएंगे, है ना। उसे एग्जाम्पल दे के बताएंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए भिन्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। देखो, अब जो है व्याकरण शिक्षण में जितनी भी निम्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं, अब हम उसके लिए पढ़ते हैं। आगमन विधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है सीटेट और यूपीटेट में। ये सबसे सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इसमें बालकों को उदाहरण से समझाते हैं। देखो, आ से आगमन, आ से उदाहरण, पहले इसमें उदाहरण चलता है। नी से निगमन, नी से नियम, इसमें पहले नियम चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण वाली को सर्वोत्तम विधि माना गया है ना। निगमन विधि, ये आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में परिभाषा व नियम बताने के बाद उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक, जैसे कि बताया ना, पहले नियम, नी से नियम, नी से निगमन, पहले नियम बताए जाते फिर उदाहरण। आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हो ना, इसमें भी नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे आप याद रखो। ये रहा नी से नियम। खेल विधि, खेल विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण, जैसे फ्लैश कार्ड, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव आदि के द्वारा सिखाते हैं। देखो, खेल विधि में कि क्या करते हैं कि देखो मम्मी जा रही है, पापा आ रहे हैं, तो बच्चे इस तरह से करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो सही व्याकरण का प्रयोग कर रहा है ना खेलते समय, है ना। भाई ने खाना खा लिया है, मैंने गुड़िया छुपा दी है, मैंने गुड्डा छुपा दिया है, तो दी है, क्या है, वो क्या कर रहा है, सही उच्चारण का व्याकरण वो खेलते समय बोल रहा है। संसर्ग विधि, इस विधि को पक्षकार कहते हैं। इस विधि में व्याकरण के एक्सपर्ट को लाकर बालकों से उसकी बातचीत कराई जाती है। यानी कि जो व्याकरण में सबसे अच्छा ट्रेस्ट व्यक्ति होता है, जिसे व्याकरण की अच्छी नॉलेज होती है, अच्छा ज्ञान होता है, उसको लाते हैं और बच्चे से उसकी बातचीत कराते हैं। ठीक है। सहयोग विधि, व्याकरण पाठ व पाठ्य पुस्तक के को पढ़ाते समय ही व्याकरण के नियम का परिचय देना चाहिए। इसमें है कि काव्य के पाठ में जो पाठ्य पुस्तक में गद्य है, उसको पढ़ाते समय उसके व्याकरण के नियम देते चलना चाहिए कि ये ऐसे है, ये नु है, ये इसलिए आया है। ठीक है, उसके नियम को हम तुरंत बताते चलते हैं। विश्लेषणात्मक विधि, यह आगमन विधि की तरह ही है। इसे भी उदाहरण देकर व्याकरण को समझाते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि, जैसे कि अभी पिछली क्लास में आपको बताया था, विश्लेषण का मतलब क्या है कि किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाना। जैसे मान लो कमल हो गया। ठीक है, अब हम इसे विश्लेषण विधि से कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे क प्लस म प्लस ल। तो बच्चों, कमल कैसे बना, क मैं और ल को मिला के हमने कमल बनाया, तो इसका विश्लेषण कर दिया ना, तोड़ दिया ना कमल को, तो ऐसे विश्लेषण विधि कह रहा है वो, है ना, कि विश्लेषण विधि से। प्रयोग विधि, इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके अभ्यास कार्य कराया जाता है। ठीक है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद क्या इसमें बच्चों से अभ्यास कराया जाता है, जो उदाहरण दिए जाते हैं ना उसी से जोड़ते हुए। व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। ठीक है, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि, इसमें रोचक व आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए शब्द, लिंग, कार्य, क्रिया आदि का प्रयास कराते हैं। ठीक है,
रोचक आकर्षक करते हुए, ठीक है, बच्चों को मतलब मनोरंजन के साथ करते हुए हम इन सब विधि का प्रयोग कराते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने करा है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इसी प्रकार चैप्टर को हम धीरे धीरे हर क्लास में करते चलेंगे, ठीक है। जहाँ ध्यान रखिएगा, आप पुरानी क्लास से चैप्टर नंबर 1 से देख लीजिएगा। नंबर 1 हो चुका है चैप्टर, नंबर 2 भी हो चुका है, 3 हो चुका है। 3 2 पार्ट में है, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और 3 का पार्ट नंबर 2 भी है, ठीक है। ये दोनों एक ही में, ये तीनों एक ही क्लास में है, ठीक है, एक ही वीडियो में, आप उसमें देख लीजिएगा। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाय बाय।